दोस्तों अब हम लोग दूसरे पत्र लेखन को देखेंगे। तो देखिए इसमें हमारा है अपने नगर की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सेवा में, यहाँ पे कामा रहता है, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे विषय, विषय में जो समस्या रहेगी उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र है, तो उसको हम लोग लिखे हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे श्रीमान या फिर यहाँ महोदय डाल लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे महोदय डाल ले या फिर श्रीमान। तो इसमें लिखेंगे मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द ही जल्द सफाई की व्यवस्था करवाएं। देखिए दोस्तों, एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। हम लोग इसमें लिखेंगे, पहले यहाँ पे सेवा में डाल लेंगे, फिर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हम लोग विषय डालेंगे, उसमें लिखेंगे मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। तो श्रीमान, मैं इस पत्र को पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे चाहे जिस राज्य का नाम लिखे, आप लोग उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, हैदराबाद लिख सकते हैं, चाहे जो आपका मन करे यहाँ पे लिख सकते हैं। हैदराबाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 12 के विषय सामान्य हिंदी में देखेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है पत्र लेखन। देखिए दोस्तों, यह हर बार बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को ना देखना भूलिए। आप लोग का हमारा यह वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों का 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पत्र लेखन हमेशा 3 ही विषय पर पूछे जाते हैं, तो आज हम तीनों विषय पर आप लोगों को 3 ही विषय पर पत्र लेखन आता है, और हम आज सभी लोगों को बताएंगे कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहला है किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र। प्रवक्ता पद हेतु यानी कि लिपि पद के हेतु, दोनों एक ही बात है। और दूसरा है अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। और देखिए दोस्तों, तीसरा है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। तो देखिए दोस्तों, हम आप सभी लोगों को आज तीनों पत्र लिख के बताएंगे कि यह पत्र कैसे लिखा जाता है। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे पहला हेडिंग डालेंगे बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। दोस्तों, आप यह तीनों
पत्र लेखन जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में इन तीनों में से 2 जरूर देगा, जो अथवा करके दिया रहेगा, दोनों में से एक लिखना रहेगा। तो आप लोग तीनों यहाँ पत्र लेखन जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो हमारा पहला है, बैंक की शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, पहले यहाँ पे काले पेन से लिखेंगे, सेवा में शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक प्रयागराज। यहाँ पे दोस्तों देखिए, आप सभी लोग चाहे जो बैंक लिख सकते हैं और चाहे जहाँ का नाम। और देखिए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे काले स्केच से विषय, तो इसमें लिखेंगे ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। देखिए दोस्तों, आपको चाहे जिस विषय के बारे में पूछे तो उसी विषय, देखिए यहाँ पे हम लोग को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा है, तो हम लोग विषय में उसी को डालेंगे, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पे अब हेडिंग डालेंगे महोदय, तो लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय में मैंने बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहा है। अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। प्रार्थी, यहाँ पर आप लोग अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे प्रार्थी, इसमें कोई भी विद्यार्थी अपना नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे का खा गा ही लिखा जाता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे रामगढ़ प्रयागराज, आप सभी लोग चाहे जो नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग दिनांक डाल लेंगे, तो दिनांक में चाहे जो तारीख डालेंगे उससे भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी तरीके से देखिए दोस्तों, कितनी आसानी तरीके से हमने बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र को पढ़ लिया है। अब हम लोग अगले, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 हिंदी में महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीवन परिचय। तो मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगी कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है और जीवन परिचय को कैसे लिखने से हमें पूरा 5 नंबर मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि जीवन परिचय हर बार ही वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पूछा जाता है, और या किसी अन्य का भी पूछा जाए तब भी आप लोगों को पता रहना चाहिए कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, आज मैंने जैसे आप यहाँ कॉपी में लिखा, वैसे आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जब लिखेंगे तभी ही पूरे मार्क्स आप सभी लोगों को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्लास 12 जीवन परिचय हमारा टॉपिक है आज का, जीवन परिचय। और हमने जीवन परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखा है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हम जीवन परिचय देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह सामान्य हिंदी स्टूडेंट वाले विद्यार्थियों के लिए है, और उनमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जीवन परिचय, हम आप सभी लोगों को आज जीवन परिचय हेडिंग की सहायता से बताएंगे। तो हम पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, जीवन परिचय में पहला हमारा हेडिंग रहता है जीवन परिचय। पहला हमारा हेडिंग जीवन परिचय रहता है। उसके बाद साहित्यिक परिचय, पहले हम जीवन परिचय हेडिंग डाल के उसमें लिखते हैं, फिर हम साहित्यिक परिचय डाल के लिखते हैं। फिर हमारा तीसरा हेडिंग रहता है रचनाएं। रचनाएं में वासुदेव शरण अग्रवाल ने जिसकी रचना की है उसको लिखते हैं। फिर हमारा चौथा हेडिंग भाषा रहता है। फिर उसके बाद अगला हेडिंग शैली, फिर अगला साहित्य में योगदान, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने साहित्य में उन्होंने कौन कौन सा योगदान दिया है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अब शुरू करते हैं। तो हम पहला हेडिंग यहाँ पे डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय को आप सब लोग ब्लैक स्केच से डालेंगे। फिर उसके बाद उसमें हम नीली पेन से लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में
लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। देखिए दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बचपन लखनऊ में ही बीता था। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र बुद्धि यानी कि तेज बुद्धि के थे, यानी कि बहुत ही विद्वान वह बचपन से ही थे। और उसके बाद लिखेंगे इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों, हम जीवन परिचय हेडिंग डाल के उसमें लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत या बीता था। बचपन से ही ये कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी कि बचपन से ही वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत ही बुद्धिमान थे। और इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हुआ था। फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों, अगला हेडिंग हमारा रहेगा साहित्यिक परिचय। पहले हमने जीवन परिचय को देखा, अब हम साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय क्या है। तो इसमें लिखेंगे हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी की हिंदी के साहित्य में बहुत ही कार्य किए हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हिंदी के साहित्य में बहुत ही कार्य किए हैं। अल्पायु में यानी कि कम आयु में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। देखिए दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने साहित्य में बहुत ही कार्य किए हैं और कम आयु में यह काशी विश्वविद्यालय से बीए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। फिर आगे हो जाएगा, इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व विभाग में प्राचीन इतिहास विभाग में अध्यक्ष पद को सौंप दिया गया। देखिए दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व विभाग में प्राचीन इतिहास विभाग में अध्यक्ष पद को सौंप दिया। फिर हमारा आगे हो जाएगा, बहुत समय तक ये मथुरा तथा लखनऊ के संग्रहालयों में के क्यूरेटर भी रहे। बहुत समय तक ये मथुरा तथा लखनऊ के संग्रहालयों में के क्यूरेटर भी रहे। देखिए दोस्तों, साहित्यिक परिचय में आप सभी लोग लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की हिंदी के साहित्य में बहुत ही कार्य किए। अल्पायु यानी कि कम आयु में ही इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व विभाग में प्राचीन इतिहास विभाग में अध्यक्ष पद को सौंप दिया। बहुत समय तक ये मथुरा तथा लखनऊ के संग्रहालयों के क्यूरेटर भी रहे। फिर हम लोग अब तीसरा हेडिंग डालेंगे रचनाएं। तो रचनाएं में लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने किस किस पुस्तक की रचना की है। तो देखिए दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल कौन कौन सी रचना लिखे हैं। तो पृथ्वी पुत्र के भी लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो हो जाएगा नंबर 1 पृथ्वी पुत्र, नंबर 2 कल्पलता, नंबर 3 कल्प वृक्ष, नंबर 4 कला और संस्कृति, नंबर 5 मातृभूमि और नंबर 6 वाग्यधारा। देखिए दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं हैं पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्प वृक्ष, कला और संस्कृति, मातृभूमि और वाग्यधारा। अब दोस्तों हम लोग आगे टॉपिक आगे देखेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग है भाषा। अगला हेडिंग हम भाषा डालकर लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा कैसी थी। तो इसमें लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा पाली, प्राकृत, संस्कृत व अंग्रेजी भाषाओं का इन्हें गहन अध्ययन था। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पाली, प्राकृत, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन था। उनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित और खड़ी बोली थी। इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित और खड़ी बोली थी। देखिए दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपनी भाषा में पाली, प्राकृत, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का यूज किया था और इनकी भाषा में शुद्ध, परिमार्जित और खड़ी बोली थी। फिर हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे शैली। तो हम इसमें शैली में लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने कौन सी शैली का प्रयोग किया है। तो लिखेंगे इसमें हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी की शैली में
इनके महान व्यक्तित्व की छाप दिखाई पड़ती है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के शैली में इनके महान व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। इनके कथन पारमाणिक होते हैं। इनके शैली में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, शैली में हो जाता है कि अग्रवाल जी की शैली में इनके महान व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है और इनके कथन पारमाणिक होते हैं। इनके शैली में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती है। फिर हमारा अगला टॉपिक है साहित्य में योगदान। देखिए दोस्तों, यह अगला टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक है, यानी कि हम जीवन परिचय में सबसे लास्ट हेडिंग डालते हैं कि साहित्य में योगदान। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्य में क्या योगदान था उसको हम लिखेंगे, हो जाएगा। तो इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ये हमेशा ही हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ये हमेशा ही हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आप सभी लोगों को बताया कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्लास 12 के लिए मैंने यह वीडियो बनाया था कि जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। तो क्लास 10 के भी स्टूडेंट वीडियो ऐसे ही डालेंगे। वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए भी जीवन परिचय ऐसे ही लिखा जाएगा। हेडिंग यही रहता है, बस उसमें जिनका पूछा जाता है उनका जीवन परिचय लिखा जाएगा। तो दोस्तों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए भी जीवन परिचय का वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैंने क्लास 12 हिंदी में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय बताया कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, और जीवन परिचय को हमने हेडिंग की सहायता से बताया। तो देखिए दोस्तों, उसमें हेडिंग रहता है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में योगदान। इन्हीं 6 और 7 हेडिंग को डालकर आप सभी लोग जीवन परिचय लिखिएगा। दोस्तों, ऐसे लिखने से आप सभी लोगों को एग्जामिनर पूरे नंबर देते हैं और आपकी कॉपी भी अच्छी दिखती है, तो एग्जामिनर आप सभी लोगों को अच्छे नंबर देंगे। और दोस्तों, आप सब लोग कलरफुल पेन का यूज नहीं करेंगे, आप लोग ब्लैक स्केच का यूज करेंगे और नीली और काली पेन का। जहाँ पे सन उन दिया हो वहाँ पे आप सब लोग, जैसे मैंने इसमें लिखा है, तो आप सब लोग भी वहाँ पे काले पेन का यूज कर लेंगे, उस ऐसे लिखेंगे। और इन्वर्टेड कामा का भी यूज करके लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आप सभी लोगों को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि मुक्त यज्ञ खंड काव्य को पढ़ेंगे। यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज यह हमारा वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों का 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी चरित्र चित्रण के बारे में भी पढ़ेंगे। उन्होंने हमारे भारत देश को आज़ाद करवाने में बहुत ही योगदान दिया है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पंडित सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सन 1921 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी के मध्य घटित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं और राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भावनाओं को चित्रित किया गया है। देखिए दोस्तों, यह मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है और उन्होंने सन 1921 से 1947 तक के मध्य की घटना को इसमें दर्शाया है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे नई हेडिंग डालेंगे मुक्ति यज्ञ का संक्षिप्त कथानक, उसको संक्षेप में हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे अंग्रेज शासकों ने नमक पर कर बढ़ा दिया था। अंग्रेज शासकों ने नमक पर कर बढ़ा दिया था। गांधी जी ने उसका डटकर विरोध किया, यानी उन्होंने बिना डर के ही अंग्रेजों का मुकाबला किया। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने व सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से 200 मील की दूरी पर समुद्र तट पर स्थित डांडी ग्राम को चुना। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने
नमक कानून को तोड़ने के लिए डांडी गांव को चुना था, जो समुद्र तट के किनारे था। और उन्होंने वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पास से नमक उठाकर नमक कानून भंग कर दिया। गांधी जी का उद्देश्य नमक बंधना नहीं था, वे तो इस कानून का विरोध करना और जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। यानी कि गांधी जी नमक कानून को नहीं तोड़ना चाहते थे, वे भारतीय लोगों को जागृत करना चाहते थे कि वे अंग्रेजों से अपनी लड़ाई खुद को लड़ सकें। वे शासन का विरोध करके भारतीयों का आह्वान स्वतंत्रता प्राप्ति के महान यज्ञ हेतु करना चाहते थे। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से मुक्ति यज्ञ का संक्षिप्त कथानक पढ़ लिया है। अब हम लोग इसमें हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे नमक सत्याग्रह। तो इसमें लिखेंगे गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी गांव पहुंचे और सागर तट पर साबरमती आश्रम से डांडी गांव पहुंचे। वह साबरमती आश्रम से अब डांडी गांव पहुंच गए हैं और सागर तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। यहीं से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए दोस्तों, अब यहीं से हमारा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हो गया है। सत्य की इस आंदोलन को देखकर सारा विश्व आश्चर्यचकित हो गया। अब हमारा दूसरा हेडिंग है आगे बहिष्कार, यानी कि त्याग करना। अंग्रेजों ने इस महान भारत नायक बापू यानी कि गांधी जी को हम लोग कहते हैं, को कारागार में बंद कर दिया। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को अब कारागार में बंद कर दिया है। तो बापू ने कारागार से ही लोगों को संदेश भेज दिया कि सभी लोग अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कर दें। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बापू ने भारतीयों को समझाया कि अंग्रेजों की आज्ञा का पालन न किया जाए और उनके द्वारा दी गई नौकरियों को त्याग दिया जाए। इस प्रकार बापू ने भारतीयों के मन में आत्मनिर्भरता की भावना का संचार किया, जिससे अंग्रेजों के मन में डर उत्पन्न हुआ। देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारतीयों के मन में आत्मनिर्भरता और विश्वास की भावना उत्पन्न कर दी है। अब वे लोग स्वयं से अंग्रेजों से लड़ सकते थे। अब हम लोग आगे हेडिंग डालेंगे भारतीय स्वतंत्रता और बापू की हत्या। इसमें इस हेडिंग में हम लोग बापू की हत्या के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत ही योगदान दिया है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे बापू के इन महान कार्यों से भारत की आज़ादी प्राप्त हो गई और बापू भारतीय इतिहास के सुंदर पन्नों में अमर हो गए। देखिए दोस्तों, इसकी समय सीमा हमारे बोर्ड एग्जाम में 80 शब्द में पूछी जाती है। तब आप सभी लोग इस या हेडिंग जरूर डालकर लिखिए और हेडिंग को ऐसे डालकर लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम लोग दूसरा देखेंगे गांधी जी का चरित्र चित्रण। बंद करो दोस्तों, हम लोग हेडिंग डालेंगे चरित्र चित्रण। तो इसमें लिखेंगे मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहली उनकी विशेषता है नंबर 1, सत्य एवं अहिंसा के पुजारी। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो हम लोग इसमें लिखेंगे महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के परम पुजारी हैं। सत्याग्रह आंदोलन उनके इस गुण को व्यक्त करता है, जिसके बल पर उन्होंने आजीवन संघर्ष किया है। अब दूसरी हेडिंग स्पष्ट वक्ता एवं नेता। वक्ता माने बोलने वाला। वे बहुत ही साफ बोलते थे और नेता भी बहुत अच्छे थे। तो इसमें लिखेंगे हम लोग बापू एक स्पष्ट वक्ता थे। अंग्रेजों के खिलाफ इतने कदम उठाना और देश को आजाद कराना उनके इस गुण की व्याख्या करता है।
अगला हेडिंग है देश प्रेमी। देश प्रेमी की भावना बापू में कूट कूट कर भरी है। महात्मा गांधी ने हमारे देश से बहुत ही प्रेम किया और उन्हें हमारे देश से बहुत ही लगाव था। उन्होंने भारत माता की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर दी। स्वतंत्रता की भावना जंजीरों को तोड़कर भारत को स्वतंत्र कराना उनके देश प्रेमी होने को व्यक्त करता है। दोस्तों अगला हेडिंग है वीर साहसी और बलिदानी। महात्मा गांधी एक महान वीर साहसी और बलिदानी पुरुष थे। तो हम लोग इसमें लिखेंगे बापू एक वीर साहसी एवं बलिदानी पुरुष थे। अंग्रेजों के खिलाफ जंग में डटकर सामना करना उनके वीर एवं साहसी होने को व्यक्त करता है। आजीवन माता की सेवा करते हुए इतिहास में अमर होना उनके बलिदान होने को सिद्ध करता है। महात्मा गांधी जंग में अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किए थे और वे अंग्रेज लोगों से नहीं डरते थे, इसलिए वह साहसी और वीर भी थे और उन्होंने अपने भारत माता की आजीवन सेवा की, तो वे बहुत बलिदानी भी पुरुष थे। हमारा अगला हेडिंग है निष्कर्ष। देखिए दोस्तों, अब हमारा पूरा निकल आया, तो हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष हेडिंग डाल के जो इस सारांश का निष्कर्ष आया उसको इसमें लिख देंगे, तो हमारा मुख्य खंड काव्य पूर्ण हो जाएगा और चलचित्रण भी। तो निष्कर्ष है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बापू एक कुशल राजनीतिज्ञ, सत्यवादी, देश प्रेमी, वीर साहसी होने के साथ साथ एक बलिदानी महापुरुष भी थे। देखिए दोस्तों, हमारा निष्कर्ष निकल के आ गया है कि महात्मा गांधी एक बहुत ही सत्यवादी, राजनीतिज्ञ, देश प्रेमी, वीर साहसी होने के साथ साथ वह बलिदानी महापुरुष भी थे। वे हमारे भारत देश के लिए बहुत ही बलिदान किए थे और उन्होंने अपने जीवन को भारत माता की सेवा करने में ही लगा दिया था। दोस्तों, यह हमारा चरित्र हमेशा बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग हमारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।